सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में हमने इक्वालिटी का पूरा ही कॉन्सेप्ट, उसके टाइप, सारा कुछ हमने उस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करिए और वो वीडियो भी देख लीजिए। सो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस का ही सेमेस्टर 3 का जो टॉपिक है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें। ठीक है। सो आप प्लीज़ एक पेन नोटबुक अपने साथ में रखिए और प्लीज़ 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 इम्पॉर्टेंट जो भी अगर मैं अंडरलाइन करवाऊँ तो उसको प्लीज़ आप लोग अंडरलाइन करिए, क्योंकि वो आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ और ऐसे जनरल नॉलेज भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। सो हम चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को अगर हम लोग इसको अंडरलाइन कर दे तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते कि आखिर ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता क्या है। तो ये एक हमारा, जितने भी हम सिटीजन्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के, उन लोगों का ये एक मॉरल और लीगल ड्यूटी है कि हम लोग जो भी हमारे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो जैसे भी तरह का लॉ बनाते तो हमें उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, वो क्वेश्चंस भी रेज करता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग आखिर जो लॉज बन रहे हैं तो हम लोग उसको ओबे क्यों कर रहे हैं, हम लोग उसका लाइक जो जो भी चीज़ हो रहा है तो हम लोग उसका पालन क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा अब ये क्वेश्चन आता है। तो बात ये है कि अगर अगर कोई लॉ बनता है जो मतलब जो पीपल एग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से, तो फिर उनको भी ओबे करना पड़ता है, चाहे कि वो उस पॉलिटिकल लीडर को वो मानते हो या फिर नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, पर मानना पड़ता है। ठीक है। फिर है कि जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे डिबेट की है इस चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को लेकर, और बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरीज भी दी हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि हम इंडिविजुअल्स को आखिर जो भी लॉज बनते हैं अथॉरिटी के द्वारा, हम लोग उसको उस लॉ को ओबे क्यों करें। तो सबसे पहले हमारा ये आता है कंसेंट थ्योरी। तो इसमें पहले मैं ये कर देती हूँ कि कॉन्सेप्ट है वो लाइक क्वेश्चन रेज करता है कि इन वाई शुड ओबे द लॉ। ठीक है। फिलोसोफर्स ने लॉन्ग डिबेट किए हैं इस चीज़ को लेकर और बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जो कि एक्सप्लेन करता है वाई इंडिविजुअल शुड और शुड नॉट ओबे द लॉ। ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से कर दूँगी। कंसेंट थ्योरी, हम लोग कंसेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो कंसेंट थ्योरी जो है वो हमें ये बताता है कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो एक आर्ग्यू करते हैं कि अगर इंडिविजुअल्स को ओबे क्यों करना चाहिए। तो इसमें ये है कि जो कंसेंट थ्योरी हमें ये बताता है कि हम लोग को उसको ओबे इसलिए करना होगा क्योंकि हम लोग जो है वो मतलब कंसेंट देते हैं कि अगर हमने एक अगर पॉलिटिकल लीडर को अगर चूज़ किया है तो हम लोग ने मतलब कि उसको अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ, अब जो भी लॉज बनाई है तो मैं उसको फॉलो करूँगा या करूँगी। ठीक है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो स्टेट है वो एक लाइक एक सुप्रीम पावर होता है और जो कि हम लोग ने उसको कंसेंट दिया है गवर्न करने के लिए। तो जॉन लॉक इस पे कहते हैं कि एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर हैं। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर है, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इंडिविजुअल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है जो कि एग्री मतलब वो अपना कंसेंट देता है। कंसेंट करके मतलब एक गवर्नमेंट को अगर बनाता है तो गवर्नमेंट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो उसके बदले में हम लोग जो है वो अपना कंसेंट देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ, आप जो लॉज बनाएंगे तो हम लोग उसका ओबे करेंगे आपके लॉज को। तो एक बार अगर जो पॉलिटिकल कम्युनिटी उस पर अपना कंसेंट दे दिया तो ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि हम लोग उनके लॉज को लाइक एक्सेप्ट करें और ओबे करें।
तो मतलब वो वाला बात हो गया कि अगर मैंने उसको वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा, ऐसा वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हाउएवर, अगर मतलब बहुत सारे इस थ्योरी को चैलेंजेस भी देखने को पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टैसिट कंसेंट। तो इसका क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम लोग एक स्टेट में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको कंसेंट दे दिया है लॉज को ओबे करने के लिए। क्योंकि जो बहुत सारे जो हमारे कंट्री के लोग हैं तो वो मतलब ऐसे एग्री नहीं करते हैं, जो कि उसमें आ गए छोटे बच्चे जिन्होंने तो सरकार बनाया ही नहीं है, और वो बच्चे जो उस समय बॉर्न हुए हैं तो वो तो अपना कंसेंट दिए नहीं है, तो उनको ओबे नहीं करना चाहिए। पर कर लॉ अगर बनता है तो वो तो सारे लोग के लिए बनता है। तो ये चीज़ें हमारे कंसेंट थ्योरी में। तो इसमें अगर कुछ अंडरलाइन करना है तो मैं कर देती हूँ। सो यार ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए आप ये सारी लिख सकते हैं। तो फिर आता है हमारा फेयरनेस ऑफ जस्टिस। फेयरनेस ऑफ जस्टिस में फेयरनेस और जस्टिस थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं कि जो फेयरनेस थ्योरी है वो हमें ये बताती है, जैसे कि जो फिलोसोफर है जॉन रॉल्स, वो हमें ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो एक फेयरनेस का प्रिंसिपल होता है। तो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है वो मॉरली ऑब्लिगेट हैं लॉज को ओबे करने के लिए। क्योंकि जो मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका जो बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर वो अगर वो बेनिफिट को एंजॉय कर रहे हैं और एक अगर उनको अच्छी एक सोसाइटी, वेल मैनेज सोसाइटी में अगर रहने का रह रहे हैं तो उनको तो मॉरल ड्यूटी बनता है कि वो स्टेट के लॉज को माने। तो मतलब जैसे कि जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहला तो है कि प्रोटेक्शन करना, जो भी हार्म हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद सर्विसेज दी जा रही है, पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, और एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर वो ये सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनको कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए कि वो लॉ को माने और मेंटेन करें। फिर आता है जॉन रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो ये एम्फोसाइज करता है कि एक जो जस्ट सोसाइटी है उसमें जो भी सिटीजन्स हैं तो उनको लॉ को ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो अपने मन से जो उनका गोल है, एम है, उसको वो परस्यू कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर नॉर्मल अगर हम लोग टर्म्स में पढ़ें तो आप लोग में से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर आप अपने मन से अगर कुछ कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आपको यही चीज़ करना है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊँ, नॉर्मल एग्जांपल, तो आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस ले, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से पढ़े, और अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको ये फ्रीडम देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको जिस स्ट्रीम से पढ़ना है आप उस स्ट्रीम से पढ़िए, तो ये आपका भी ड्यूटी बनता है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर कुछ बोलेंगे तो आप उसके लॉज को ओबे करें। तो यही चीज़ हो जाती है हमारे इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। तो होता है ये है कि जो मतलब स्ट्रक्चर्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जा रही है सिटीजन्स को, तो इसमें तो उनको ओबे करना ही चाहिए। फिर आता है कि इसका क्रिटिसिजम्स भी हैं कुछ कुछ। तो क्रिटिसिजम्स में देखते हैं कि जो ये फेयरनेस थ्योरी है वो आर्ग्यू करती बहुत सारे लॉज हैं जो कि फेयर नहीं हैं। तो कुछ कुछ क्रिटिसिजम्स भी रहते हैं। फिर हम लोग अब
आ जाते हैं बेनिफिशरी थ्योरी में, ठीक है। तो बेनिफिशरी थ्योरी का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अराइज होता है तो जो लाइक जो बेनिफिट्स दी जा रही स्टेट से इंडिविजुअल्स को, तो अब ये बताता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है वो उनको एक ऑब्लिगेशन उन पे लाइक दिया जाता है कि उनको लॉज को ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट्स के जितने भी प्रोविजंस हैं उनसे उनको बेनिफिट्स हो रहा है। तो अगर उनका कंसेंट हो या ना हो उनको तो मानना पड़ेगा लॉ। तो जो स्टेट्स का प्रोविज़न है जैसे कि पब्लिक गुड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन, तो ये एक इम्प्लिसिट ऑब्लिगेशन डालता है इंडिविजुअल्स पे ताकि वो लॉज को माने। तो एक चैलेंज है इस थ्योरी का जो कि है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है बेनिफिट्स का। कुछ जो लोग हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है स्टेट से और वहीं दूसरों को कम। तो इन केसेस में जो ऑब्लिगेशन थ्योरी है, लाइक जो ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है इंडिविजुअल्स पे लॉज को ओबे करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन मतलब अलग लोग के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उस चीज़ के लिए। फिर हमारा आता है नेचुरल ड्यूटी थ्योरी। नेचुरल ड्यूटी थ्योरी एक लाइक एक ड्यूटी है, जैसे कि हमारा मॉरल ड्यूटी है लॉज को ओबे करना, जस्ट बिकॉज हम लोग एक लाइक मॉरल कम्युनिटी के पार्ट हैं। तो ये ड्यूटी कंटेंजेंट और कंसेंट नहीं है और ना ही ये बेनिफिट्स पे है। इसमें बस इतना कहा जा रहा है कि हमारा ये लाइक मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम लोग जो भी राइट्स वगैरह इंटरेस्ट है दूसरों अदर्स के, तो हम लोग उस चीज़ का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कि इमैनुअल कांट जैसे जो फिलोसोफर हैं उन पे आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि इंडिविजुअल जो ड्यूटी है उसको मानता है और जस्टिस को लेकर चलता है और साथ ही साथ लॉज को भी रिस्पेक्ट करता है और जो भी सोशल ऑर्डर्स हमारे कंट्री में है उन चीज़ को मानता है रिगार्डलेस उसको बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है पर्सनली। फिर आता है इसका क्रिटिक्स भी है क्या क्या है। तो ये पॉइंट आउट करता है कि लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मतलब अगर कुछ अनजस्टिस भी हो रहा है तो उसका भी ओबे करना पड़ेगा। तो ये तो क्रिटिसिज्म है और ये तो गलत है। तो हम लोग को अगर इसका एग्जांपल एक देखते हैं, तो अगर एक रिजीम है मतलब एक अथॉरिटी रिजीम है तो सिटीजन्स को लाइक फोर्स कर सकते हैं लॉज को ओबे करने के लिए, जो कि उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। येट ये जो थ्योरी है वो ये ऑफर नहीं करता है, मतलब एक एडिक्वेट फ्रेमवर्क नहीं दिखाता है हम लोग को जो कि चैलेंज करे ऐसे लॉज को। फिर है हमारा आर्कनिज्म एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इसमें इस वाला जो तो इसके द्वारा ये है कि सच ऐसा कोई मॉरल ऑब्लिगेशन किसी पे नहीं लगना चाहिए कि वो लॉ स्टेट के जो लॉज हैं उनको माने ही माने, क्योंकि अगर कुछ ऐसा गलत अगर लॉ है तो हम लोग को उसको नहीं मानना चाहिए। और इंस्टेड ऑफ बस मतलब कि अगर ऐसा सिर्फ ना मानने से नहीं, हम लोग इसका बाकायदा ऑपरेशन भी करना चाहिए और इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। तो ऐसा उनके व्यू में ऐसा इंडिविजुअल को ऐसा बाउंड नहीं करना चाहिए कि वो लॉज को माने ही माने। सो ये हमारा सारा थ्योरीज वगैरह कंप्लीट हो गए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के। फिर हम लोग पढ़ते हैं सिविल डिसओबीडियंस। तो इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, अप टू 10 तक तो ये वर्ड से आप फैमिलियर हो गए होंगे। तो सिविल डिसओबीडियंस महात्मा गांधी ने भी चलाया था। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ये होता है कि हम लोग एक प्रोटेस्ट करें लॉज के अगेंस्ट, जो भी स्टेट लॉज बना रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करें जो कि एक नॉन वायलेंट वे में हो। ये नहीं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट वायलेंस लाइक वो सब करें। तो उसके मतलब
किसी लॉ को अपोज करने के लिए सिर्फ वायलेंट तरीके ही नहीं बल्कि नॉन वायलेंट तरीके भी होते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। तो सिविल डिसोबीडियंस एक फॉर्म मतलब एक रेजिस्टेंस का फॉर्म है, जो कि जो जितने भी अनजस्टिस हो रहे हैं तो उनके ऊपर अटेंशन देने के लिए होता है। और अगर हम लोग नॉन वायलेंटली अगर किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो लाइक मोरल रिस्पेक्ट है वो भी नहीं जाता है, और जो कि मेन जो मोटिव है हमारा प्रोटेस्ट का वो भी, उस पर भी सबका अटेंशन जाता है। फिर है कि जो प्रोमिनेंट एडवोकेट्स हैं सिविल ओबीडियंस के, वो उसमें बहुत अगर नाम देखें तो आता है हेनरी डेविड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये सारे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने नॉन वायलेंट तरीका अपनाया है सिविल ओबीडियंस के लिए, जो कि लॉज और रिजीम्स को चैलेंज करता है। ऑपरेसिव लॉज एंड रिजीम्स है उनको चैलेंज करता है। तो सिविल डिसोबीडियंस के कुछ कुछ फिलॉसफीज भी हैं, तो हम लोग अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहला फ़िलॉसफ़ी आता है कि मतलब अगर जो हम लोग प्राइमरी आर्ग्यूमेंट देखें तो उसमें ये आता है कि हम जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं तो उनका एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि अगर कोई भी अगर लॉज है अगर वो गलत है तो हम लोग उसको रेसिस्ट करें, उसका अपोज करें। तो अगर हेनरी डेविड के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सिविल डिसोबीडियंस एक मॉरल तरीका है इंडिविजुअल का, जो कि लॉज को कन्फ्रंट करते हैं, जो कि उनके कंसाइंस को वायलेट करते हैं। तो उनका जो ऐसे है ऑन सिविल डिसोबीडियंस 1849, तो वो आर्ग्यू करता है कि जो इंडिविजुअल है उनको वो अलाउ नहीं होने चाहिए कि मतलब कि गवर्नमेंट उनको फोर्स कर पाए या फिर कोई भी लॉज उन पे फोर्स करें। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रेफ्यूज़ किया है कि वो टैक्स ना दे प्रोटेस्ट में, जो कि अगेंस्ट स्लेवरी है। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, जो कि और जो मैक्सिकन अमेरिकन वॉर था तो उसमें भी उन्होंने डिसोबीडियंस का सहारा लिया था, जो कि इमोरल लॉज को ये सबको एजर्ट करने के लिए था। फिर आता है महात्मा गांधी। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था ट्रुथ फोर्स, सच्चाई के राह का मतलब जो सच्चाई पे रहता है, जो ट्रुथ करता है तो उसका ही वैल्यू रहता है, उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो एक ये ही जो था वो एक सेंट्रल अप्रोच था सिविल डिसोबीडियंस का। तो जो महात्मा गांधी थे वो ये मानते थे कि जो लाइक जो नॉन वायलेंट तरीका है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका होता है प्रोटेस्ट को फॉर्म करने का। तो इनका ये था कि जो गांधी जी थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मतलब कि जो भी जैसे कि जो भी ऑपरेसिव लॉज बनाए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा तो उनको कॉपरेट ना करने की सलाह दी थी, और सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था, जो कि इंस्पायर करता है। सिविल डिसोबीडियंस से और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। फिर आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने अडेप्ट किए सिमिलर टाइप्स के कैंपेन्स उन्होंने किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उनका एक बहुत फेमस चीज़ है लेटर फ्रॉम बिरमिंगलम जेल। तो किंग थे तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एक मॉरल ड्यूटी होता है कि वो अगर कुछ गलत लॉज हैं जो कि अनजस्ट हैं तो उसको डिसओबे करें, ये भी इंडिविजुअल्स का मॉरल ड्यूटी बनता है। तो स्पेशली जो कि रेशियल सेग्रीगेशन में आता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ होता है, ये सारे चीज़ों अगर कुछ लॉ है तो हम लोग उसको अपोज करना चाहिए। तो इनका जो अप्रोच था वो ये था कि सिविल डिसओबीडियंस जो है वो एक नॉन वायलेंट तरीका का प्रोटेस्ट था, और हम लोग को उसको बिलीव रखना चाहिए, जो कि सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं
और जो लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई जा रही है स्टेट के द्वारा, तो हम लोग उसको एक्सपोज कर पाए। फिर आता है जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस के कुछ कुछ लाइक फीचर्स या फिर हम लोग इसको क्या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। तो पहले तो आता है मोरल ड्यूटी टू रेजिस्ट अनजस्ट। अगर इनजस्टिस कहीं हो रहा है तो हम लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, ये हमारा मॉरल ड्यूटी बनता है। तो अगर कुछ भी अगर लॉज बनता है जो कि मॉरली रॉन्ग हो या फिर ऑप्रेसिव हो, तो हमारे इंडिविजुअल्स का ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग उसको रेजिस्ट करें, उसका अपोज करें। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारे मॉरल एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। फिर आता है नॉन वायलेंट इन नेचर। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस है ये वायलेंस को प्रमोट नहीं करता, ये कहता है जो सिविल डिसोबीडियंस है वो एक नॉन वायलेंट नेचर का होना चाहिए, और इसका जो मेन गोल है वो किसी को हार्म पहुंचाना नहीं है। इसका जस्ट मोटिव ये है कि जो भी इनजस्टिस जो लॉ बन रहे हैं तो उनका अपोज करना है, उसको एक्सपोज करना है। तो जो नॉन वायलेंट अप्रोच है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारे मॉरल सुपीरियरिटी को, जो कि प्रोटेस्टर्स का पोजीशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है। पब्लिक प्रोटेस्ट में ये होता है कि सिविल डिसोबीडियंस एक जो सिविल डिसोबीडियंस पब्लिक के द्वारा किया जाता है एक ओपन मैनर में, मतलब ऐसे खुले जगह खुले आम होता है, ठीक है। तो जिसमें कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मतलब ऐसा अगर न्यूज़ वगैरह में भी हम लोग ने न्यूज़ वगैरह में भी हम लोग ने देखा होगा कि लाइक बोर्ड्स और ऐसे चार्ट पेपर्स पे ऐसा कोटेशन लिख के प्रोटेस्ट किया जाता है इनजस्टिस के खिलाफ। फिर आता है कि अपील टू हायर मॉरल लॉज। इसका मतलब ये होता है कि वो एक मतलब एक अच्छा मॉरल लॉ के लिए वो अपील कर रहे हैं कि अगर जो भी मतलब अगर सिविल डिसोबीडियंस में जो भी इंगेज रहते हैं उनका यही अपील होता है कि वो एक हायर मॉरल वैल्यू को लाइक एक्शन में उनका दिखता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रहता है। फिर आता है कंडीशंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस। तो सर्टेन कंडीशंस होते हैं इसमें जो कि हम लोग आगे देखते हैं। वो है अनजस्ट लॉज, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो भी अगर जहाँ भी अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस देखते हैं तो ये एक ओपन प्रोटेस्ट होता है जो कि लॉज के अगेंस्ट होता है, जो कि ऐसे लॉज के अगेंस्ट होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। फिर आता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा नॉन वायलेंट रहेगा, जैसे अगर सिविल डिसोबीडियंस हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जब तक वो नॉन वायलेंट रहता है तभी तक वो इफेक्टिव प्रोटेस्ट दिखता है। अगर वायलेंस आ जाता है तो उस प्रोटेस्ट से अननेसेसरी हार्म भी हो सकता है। फिर हमारा पब्लिक एंड ट्रांसपेरेंट एक्शंस। तो ये सिविल डिसोबीडियंस है वो एक विजिबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, ये ओपनली होता है पब्लिक के बीच में, ताकि जितने भी लोग हैं उनका अटेंशन वो ग्रैब कर पाएँ और जो कि उनका कंसर्न इशू है वो एक उसको एक ब्रॉड प्रस्पेक्टस मिले और जो उस चीज़ का जो प्रोटेस्ट का न्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर आता है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी पर्सन है, जो कि इंडिविजुअल्स सिविल डिसोबीडियंस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो विलिंग होने चाहिए कि अगर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उन पे आता है तो वो उसको फेस कर पाए। फिर आता है क्रिटिसिजम्स भी है। क्रिटिसिज्म सिविल डिसोबीडियंस का क्या क्या है, तो मॉरल जस्टिफिकेशन देने के बाद भी सिविल डिसोबीडियंस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है और सोशल ऑर्डर को भी थ्रेट करता है, ये एक थ्रेट है सोशल ऑर्डर के लिए भी। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो अगर लॉज को डिसओबे कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे सोसाइटी से भी डिसएग्री कर रहा है, तो ये एक क्यास बना देता है। और
और भी आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वो मतलब अफेक्टिव नहीं भी हो सकता है अगर जो मतलब पब्लिक है, अगर वो उस चीज़ से लाइक इन्फ्लुएंस नहीं होती है, फिर कुछ चेंज नहीं आता है, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बना। फिर एडिशनली क्रिटिस ये भी है जो कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो पॉलिटिकल एजेंडास को भी को अडॉप्ट करता है, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाता है। तो ये सारे जो क्रिटिसिज्म थे, फिर हम लोग अब पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में है कि जो कॉन्सेप्ट लॉज है वो एक सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। तो जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और सिविल डिसोबीडियंस है वो दो क्रिटिक्स कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाता है। तो जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो रेफ़र करता है कि हमारा मॉरल ड्यूटी है लॉ को ओबे करना, और सिविल डिसोबीडियंस एक टूल है। अगर कुछ इनजस्ट हो रहा है तो हम लोग उसके ऊपर लाइक प्रोटेस्ट कर सकते हैं नॉन वायलेंट तरीके से। तो अगर हमें इन दोनों को कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं और अलग अलग चीज़ें डायमेंशंस देखते हैं लॉस के, अथॉरिटी देखते हैं और मॉरल जस्टिफिकेशन देखते हैं फॉर डिसोबीडियंस इन द फेस ऑफ इनजस्टिस। तो यहाँ हमारा दो टॉपिक ख़त्म होता है जो कि था सिविल डिसोबीडियंस और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, do like and subscribe to my channel, and thank you for watching my video. So bye bye and stay happy. Bye.